हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंडक्शन हीटर की वर्किंग को और इसके अंदर कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं इन सभी बातों को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा डिस्प्ले है, इसको हम लोग 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। दोस्तों, जो इंडक्शन हीटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को या फिर वायर को रखा गया है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है ये इन्हीं दो बातों को एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, जो इंडक्शन हीटर होता है इसके अंदर एक कॉपर की कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की ओर जनरेट करता है। और जब हम लोग किसी मेटल के कंटेनर को रखते हैं या फिर मेटल की बॉडी को इसके सरफेस पे रखते हैं तो यहाँ पर करंट जनरेट होती है जिसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। अगर किसी बॉडी को हम लोग इंडक्शन हीटर की सरफेस पे रखते हैं तो उस मेटल बॉडी के इंटरनल रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पर हमें लॉस देखने को मिलता है, और जो लॉस है ये हमें हीट के फॉर्म में मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इंडक्शन हीटर होता है ये ना तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करता है और ना ही डायामैग्नेटिक। ये केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ही हीट करता है। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, हाइड्रोजन, सिल्वर एसेट्रा। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अपने अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देते हैं। इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को डिस्प्लेस करते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्शन हीटिंग होती है इसमें हम लोग डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इन दोनों सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो फेरस के अकॉर्डिंग काफ़ी लो होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बहुत तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिमूव होने के बाद भी अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर किए रहते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉपर वायर की कॉइल लगी होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ये कॉपर की कॉइल है इसको एक सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया है और सभी में जो डिस्टेंस है सेम रखी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पीसीबी प्लेट है जिस पर हमारे कई सारे कंपोनेंट ऐड हैं। मैं इन सभी को भी एक्सप्लेन करूँगा। इसी पावर सप्लाई बोर्ड से हमारी डिस्प्ले एंड कंट्रोल पीसीबी प्लेट भी कनेक्ट है। मैं इसको रिमूव कर दिया हूँ। इस बोर्ड में एक मल्टीप्लेक्सर आईसी सरफेस पे माउंट कर दी जाती है। इस प्लेट पर होने वाली सभी प्रोसेस को ये मल्टीप्लेक्सर आईसी कंट्रोल करती है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ब्रशलेस डीसी मोटर लगी होती है जो कि इस मशीन से हीट को रिमूव करने का काम करती है। मैं यहाँ से इस कॉइल को ओपन कर दे रहा हूँ ताकि जो हमारी पावर सप्लाई बोर्ड है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं इसे हम लोग आसानी से देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो ये हमारी कॉपर की कॉइल है इसमें सेंटर में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सरफेस पे माउंट किया गया है जो कि ग्रीन वायर से कनेक्ट है, और ये ग्रीन वायर हमारी पावर सप्लाई बोर्ड से भी कनेक्ट है। तो इसका जो
इसका यहाँ लगे होने का जो रीज़न है वो ये है कि जब हमारी ऊपर इंडक्शन हीटर की जो ऊपर की सरफेस है ये काफ़ी गर्म हो जाती है, तो हमारा जो इसमें फ़ैन लगा हुआ है वो हीट को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। और अगर यहाँ पर ये थर्मिस्टर ना लगा होता तो या तो फ़ैन लगातार ऑन ही रहता या फिर हमेशा के लिए ऑफ रहता। जो ये कंपोनेंट लगा होता है इसको हम लोग थर्मिस्टर कहते हैं, और जो थर्मिस्टर होता है उसके पास निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए जो भी फ़ैन है ये अपना वर्क करता है। दोस्तों, अगर आप इंडक्शन हीटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे ही मेटल बॉडी को इंडक्शन हीटर के ऊपर रखते हैं जो कि आयरन के बने होते हैं। किसी अदर मेटल को हम लोग नहीं रखते, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सभी मैंने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में आते हैं, इसीलिए इन सभी सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते। केवल हम लोग आयरन की बनी बॉडी का यूज़ करते हैं। इस प्लेट पर हमें एक बजर देखने को मिलता है जो कि इंडक्शन के ऑन ऑफ होने के और ओवरलोडिंग या फिर ओवरहीटिंग को इंडिकेट करता है। इसको हम लोग 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं, लेकिन इसकी जो प्लेट है इस पर एससीआर, मॉसफेट, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉपर वायर है इसके लिए अलग फ्रिक्वेंसी की करंट को तैयार करता है। दोस्तों, जो हमारा इंडक्शन हीटर होता है इसकी सबसे डिफरेंट बात ये है, अगर हम लोग इस कॉपर वायर की कॉइल को निकाल कर 220 वोल्टेज की जो सप्लाई आती है हमारे घर की इसमें ऐड कर देंगे तो हमें कोई भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी। ये हीट तो जनरेट करेगा लेकिन इतनी हीट नहीं होगी कि आप किसी भी मेटल को या फिर किसी भी कंटेनर को गर्म कर सकें। और ऐसा करने पर जो कॉपर वायर की कॉइल है ये 1 मिनट के अंदर ही शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग इस कॉपर वायर की कॉइल में जो फ्रिक्वेंसी हमें ज़रूरत होती है वो होती है आरएफ फ्रिक्वेंसी, मतलब कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के बराबर की फ्रिक्वेंसी को ही हम लोग इस कॉइल के अंदर एंटर करते हैं, तभी जाकर ये हीट को जनरेट करती है। नॉर्मल ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर हीट जनरेट नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।